जी गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। जी गुड कैसे? इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? गुड इवनिंग सर। हाँ सर एनू, ओके है। एनू आपकी तबीयत तो ठीक है? 2-3 दिन से आप क्लास से गायब थे। सर हमारे जो हाथ में चोट लगी थी ना, वो प्लास्टर हटा था, तो उस वजह से हमारे हाथ में पेन बहुत ज्यादा था। हम तबीयत नहीं ठीक थी, इसीलिए। अच्छा 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 अच्छा, अभी तक प्लास्टर लगा हुआ था उसका? जी सर। सर जब इतना पेन नहीं हुआ, लेकिन अब हट गया ना, तो अब ज्यादा पेन है, तो मतलब थोड़ा उसका मूवमेंट बनने में टाइम लगेगा अभी। जी जी सर। वो हाथ की जो मांसपेशियाँ हैं ना, वो जकड़ जाती हैं एक जगह रहते रहते ना, और हाँ उनको जी सर, वो चल ही नहीं रहा है हाथ, अभी मूवमेंट दो बनने में हाँ। टाइम लगेगा थोड़ा सा। उसकी पानी वानी की झिराई वगैरह और ये सब चलता है ना, कुछ कुछ दिन तक, तब वो खुलेंगे। कुछ थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह, है ना। तो चलिए, लास्ट क्लास में हम लोग चार्ज पढ़ रहे थे, और चार्ज में चार्ज की विभिन्न धाराएं हमने देखी, ठीक है। और हम लोग पिछली क्लास में जो पढ़ रहे थे, कौन सा सेक्शन पढ़ रहे थे कल्पना? सर धारा 220। 220 पढ़ रहे थे। 220 में ये बताया जा रहा था कि भाई एक से अधिक अपराधों के लिए विचारण कैसे किया जाएगा। तो उसमें ये बताया जा रहा था कि एक से अधिक यदि कोई अपराध हैं तो उनका विचारण के लिए जरूर ये नहीं है कि अलग अलग उनके मुकदमे चलेंगे। एक ही नंबर पढ़ के उसी में अलग अलग हेड बना दिए जाएंगे। जैसे कि हम आरोप की जब परिभाषा पढ़ते हैं, कहाँ है सीआरपीसी में आरोप को इनिशियली कहाँ बताया गया है? 2B में है ना। जी सर। तो 2B में क्या बताया गया है, एक बार पढ़ के बताना कल्पना। जी, आरोप के अंतर्गत जब आरोप में एक से अधिक शीर्षक हो, आरोप का कोई शीर्षक है। तो ये बात उन्होंने वहाँ भी बताई है कि अलग अलग हेड हो सकते हैं। और वही बात 220 बता रहा है कि 220 कह रहा है कि एक ही समयवार में अगर एक से अधिक अपराध हो रहे हैं तो उनका जॉइंटली ट्रायल किया जाएगा। और ये भी संभव है कि न्यायालय किसी एक धारा में आपको सज़ा कर दे और किसी एक धारा में आपको बरी कर दे। मैंने एक अपराध के लिए आपको कन्विक्टेड होल्ड कर दे और दूसरे अपराध के लिए बरी कर दे। ये भी संभव है। भाई जिस अपराध का आपको एविडेंस मिलेगा उसी अपराध में तो आप सज़ा दे पाओगे, अदरवाइज़ आप क्या करेंगे? उसको आप मतलब कि पार्टली आपने कन्विक्टेड कर दिया और पार्टली आपने क्या कर दिया? एक्विटल। हम कल डिस्कस कर रहे थे क्लास में, तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि भाई एक किसी ट्रायल के कितने परिणाम हो सकते हैं। इस बात को डिस्कशन करते हुए कुछ टेक्निकल इशू मेरी साइड आ गया था और क्लास वहीं ब्रेक डाउन हो गई थी। तो हम लोग ये डिस्कशन कर रहे थे उस टाइम। तो देखिए, वहाँ किसी भी जो परीक्षण है, परीक्षण के 3 परिणाम संभावित हैं। पहला परिणाम तो ये है कि कोर्ट के समक्ष कोई चार्जशीट आई और उस चार्जशीट पे संज्ञान लेने के बाद आपने उसकी जांच की, तो आपको पता लगा कि इस चार्जशीट में इतना बल ही नहीं है कि इस व्यक्ति पर चार्ज बनाया जा सके। तो क्या हो सकता है? आपको डिस्चार्ज किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। दूसरा, यदि आपको लगा कि हाँ चार्ज में बल है और मटेरियल पर्याप्त है, तो आप चार्ज फ्रेम करेंगे। चार्ज फ्रेम करने के बाद फिर एविडेंस आने के बाद आपने एविडेंस को गुण दोष के आधार पर उसका परीक्षण किया, तब आपके पास 2 विकल्प होंगे। या तो आप, यदि पर्याप्त साक्ष्य मिल रहा है किसी व्यक्ति के विरुद्ध, तो उसको आप दोष सिद्ध कर सकते हैं, और पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिल रहा है तो उसको आप एक्विटल या दोष मुक्त कर सकते हैं। ये 3 परिणाम जो है वो मोस्ट प्रोबेबल 3 परिणाम किसी भी ट्रायल के संभावित हैं। ठीक है माय डियर। तो 220 के बाद
221, 222, 223 और 224, ये 4 सेक्शन आपको सेल्फ देखने हैं सीआरपीसी के। इनमें कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसको क्लियर करूँगा। तो आज हम अध्याय 18 सीआरपीसी शुरू करेंगे और ये बड़ा इम्पोर्टेंट हमारा सेशन रहने वाला है, क्योंकि ये बात करता है ट्रायल बिफोर ए कोर्ट ऑफ सेशन। ठीक है, सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण, सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण की जो प्रक्रिया है वो अध्याय 18 में बताई गई है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट आपका पोर्शन है। ये पोर्शन इम्पोर्टेंट किस लिए है? जो फौजदारी की वकालत करने वाले हमारे साथी हैं, तो अगर वो वकालत के नज़रिए से इसको पढ़ेंगे तो इसका ज्ञान आपको बहुत ज़रूरी है ना। दूसरा, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि सत्र परीक्षण की व्यवस्था बताइए। तो सत्र परीक्षण की व्यवस्था सीआरपीसी के अध्याय 18 में बताई गई है और कैसे वहाँ ट्रायल शुरू होगा, तो सभी साथी इसे ध्यान से समझें। और इस अध्याय 18 में कितनी सेक्शन है टोटल? ये 225 से शुरू होता है और ये 237 तक जाता है। तो 225 से लेके 237 तक कुल कितनी धाराएं हुई? 13 धाराएं। तो इस अध्याय में 13 धाराएं हैं। चलिए लेट्स सी व्हाट डज इट से। ये कह रहा है, सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि 225 से शुरू होता है सेशन ट्रायल और 237 तक जाता है। ये ध्यान रखिए। सबसे पहले तो अपने माइंड में एक फ्रेम बना लीजिए कि ये 13 धाराएं हैं जो सत्र परीक्षण के विषय में बात करती हैं। ठीक है, और सबसे पहली जो धारा है वो 225 है, 225। ये कहता है ट्रायल टू बी कंडक्टेड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये कह रहा है कि विचारण का संचालन जो है वो लोक अभियोजक करेंगे। अब लोक अभियोजक हम कहाँ पढ़ के आए हैं सीआरपीसी में? एनु, पब्लिक प्रोसिक्यूटर हमने सीआरपीसी की किस धारा में पढ़ा है? 43। जोर से बोलो। 43 में सर। 40? 43। 43 में तो वो गिरफ्तारी वाला मसला है। प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी, मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी, पुलिस द्वारा गिरफ्तारी। 41, 42, 43, 44 4 धाराएं तो गिरफ्तारी की बात करती हैं। कल्पना बताएं, आप बताएं। सर सीआरपीसी धारा 24 और 25 में विशेष लोक अभियोजक, ऐसा ही है क्या? जी सर, 25 में निदेशालय है। हाँ। तो आप सभी नोट कर लीजिए कि भाई 24 में लोक अभियोजक है ना। तो ये बात कर रहा है 225 के विषय में, उसी लोक अभियोजक की बात कर रहा है जो हम पीछे उस धारा में पढ़ के आए हैं। ये कह रहा है कि सेशन न्यायालय के समक्ष प्रत्येक विचारण में अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक द्वारा किया जाएगा। तो मतलब जो लोक अभियोजक है वो एक तरह से सत्र न्यायालय के समक्ष चलने वाले परीक्षण का कप्तान समझिए उसे। अगर उसे आप एक जहाज़ की तुलना करें तो जो यहाँ लोक अभियोजक है, ही वुड बी द कैप्टन ऑफ दैट शिप। इज दैट क्लियर कार्तिक? कार्तिक, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो? यस सर, क्लियर है। हाँ। तो 226 कह रहा है ओपनिंग केस फॉर प्रोसिक्यूशन। ये कह रहा है व्हेन द अक्यूज्ड अपीयर्स और इज ब्रॉट टू बिफोर द कोर्ट इन परसुएंस ऑफ ए कमिटमेंट ऑफ द केस अंडर सेक्शन 209, द प्रोसिक्यूटर शैल ओपन हिज केस बाय डिस्क्राइबिंग द चार्ज ब्रॉट अगेंस्ट द अक्यूज्ड and stating by what evidence he proposed to prove the guilt of the accused। तो 225 में तो ये बताया है कि लोक अभियोजक कप्तानी करेंगे टीम की, मतलब कि सेशन ट्रायल की। और 226 ये कह रहा है कि अभियोजन के मामले के कथन का आरंभ किया जाएगा लोक अभियोजक के द्वारा। ये कह रहा है कि जब अभियुक्त धारा 209 के अधीन मामले की सुपुर्दगी के अनुसरण में न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है। देखिए, सामान्यतः सत्र न्यायालय
जिन मामलों की परीक्षण करते हैं वो कमिटल के द्वारा सत्र न्यायालय को प्राप्त होते हैं। और कमिटल हम धारा 209 में अच्छे से पढ़ के आए हैं। क्या होता है कमिटल, एनू बताएगी? एनू, कमिटल वो है जिसमें कोई और कोर्ट जो है मतलब जिसको अपॉइंट किया गया है सिर्फ वही सुने, जिसमें जैसे 7 ईयर्स से जो ज्यादा के मामले हैं वहाँ पे जो है केवल मजिस्ट्रेट सुने, या फिर अगर मजिस्ट्रेट जो है वो सेशन कोर्ट को ही सेशन कोर्ट को मतलब उसको सुनने के लिए परमिशन दे सकता है या उसको मतलब ट्रांसफर कर सकता है। हाँ देखिए, मजिस्ट्रेट कोर्ट जो है चूँकि उसकी एक लिमिटेशन है, उसकी एक सीमाएं हैं, उस सीमा से अधिक के मामले की सुनवाई मजिस्ट्रेट कोर्ट नहीं कर सकते हैं। मैक्सिमम सीजीएम कोर्ट को 7 ईयर्स की सज़ा का प्रावधान है, और जो उससे अधिक सज़ा वाले मामले हैं वो सामान्यतः सत्र परीक्षण यानी कि सेशन ट्रायल होते हैं। तो सेशन ट्रायल के संबंध में सेक्शन 209 में हम अच्छे से पढ़ के आए हैं कि मजिस्ट्रेट महोदय क्या करेंगे। मजिस्ट्रेट महोदय जो है उसको केवल जो है कमिट कर देंगे, ठीक है। वहाँ जुडिशियल माइंड को ही अप्लाई नहीं करेंगे मजिस्ट्रेट, क्योंकि उनके पास उस परीक्षण को सुनने का अथॉरिटी नहीं है, उनको पावर ही नहीं है। तो 209 में हमें यही समझाया गया था कि भैया ये लीजिए, अब आपके सुपुर्द है मामला। जैसे मैंने तब 209 वाली बात जब मैं समझा रहा था आप लोगों को, तो मैंने आप लोगों को समझाने के नज़रिए से एक एग्ज़ाम्पल दिया था। क्या एग्ज़ाम्पल दिया था, कोई बताएगा? किसी के याद हो तो? वो तो आपको बताया था ना कि जैसे हमारी फैमिली को बताया था कि अगर कि मतलब फैमिली में हमारे होस्ट और फादर होते हैं, अगर मतलब हम हैं फिलहाल अभी और हमारे बाद मतलब वो कहीं चले जाते हैं तो वो हमें उस चीज़ की एक परमिशन दे जाते हैं किसी काम को करने के लिए। इस तरह का आपने बताया। मैंने ये बताया था कि कुछ घरेलू मसले ऐसे हो सकते हैं कि जो छोटे मोटे हों, जिन्हें आप मम्मी पापा के इतर भी समझा लें, सुलझा लें, है ना, कोई छोटे मैटर। और जब आपको ये लगा कि भाई ये मैटर तो जो है ना हमारे बस की बात नहीं है, इस मैटर को तो फिर क्या करते हैं आप लोग, कमिट कर देते हैं पापा जी को, मम्मी जी को, लो जी ये आप संभाल लो। मान लीजिए आपके किसी छोटे भाई बहन ने कोई ऐसी छोटी मोटी गलती की, तो उसको आपने डांट डपट के मामले को सुलझा लिया। और यदि आपको ये लगा कि भाई ये तो मामला इतना बड़ा है कि मैं इसे अगर अपने स्तर से सुलझाऊंगा, मेरे को पावर नहीं है ऐसे इस मामले को सुलझाने की, फिर आप क्या करते हैं, आप मामले को कमिट कर देते हैं फादर के पास कि लो जी पिताजी आप देखो, भाई आपका छोटा भाई है, मान लीजिए सपोज करो, मतलब ये एक सामान्य बात बता रहा हूँ मैं, इसको कोई अन्यथा ना ले। मान लीजिए वो होमवर्क नहीं कर रहा है क्लास का और आपको पता लगा, तो आपने उसे डांट डपट के आप लाइन पे ले आए कि चुपचाप होमवर्क कर ले, पढ़ ले। यहाँ तक आपने बात को जो है कमिट नहीं किया ऊपर, अपने स्तर से ही आपने सुलझा लिया। और किसी को पता लगे कि छोटा भाई सिगरेट का आदी हो गया है, सिगरेट पी रहा है, तो फिर तो पापा की चप्पल से ही आराम आ सकता है उसे थोड़ा बहुत, अगर आया तो। क्यों सर मेरी एक क्वेरी है। हाँ जी, हाँ जी। जैसे सेक्शन 467 467 आईपीसी जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट है, दैट इज ट्राइबेबल बाय मजिस्ट्रेट। तो ऐसा स्पेसिफिक कहीं है कि जो मामले 7 साल की सजा से ऊपर के हैं, क्या वो ही सेशन न्यायालय द्वारा विचारणे होंगे? देखिए क्या होता है कि जैसे आपने एक एग्जांपल दिया 467 का, ठीक है, और ये ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट है, और सज़ा कितनी है? लाइफ नहीं होगी, अप टू लाइफ होगी। हाँ देखते हैं, केवल लाइफ होती तो फिर तो मामला सीधा सेशन में ही जाता, लेकिन 467 की सज़ा का अध्ययन कर लेते हैं। आपका बहुत अच्छी क्वेरी आई है, आप लेके आए हैं। तो 467 क्या कहता है? आजीवन
कारावास या 10 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना। ठीक है। जी सर। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 ईयर्स एंड फाइन। और इसको बताया गया है कि नॉन कॉग्निजेबल है, यानी कि असंज्ञेय है। और दूसरा बताया कि नॉन बेलेबल है। और फिर बताया कि मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास के द्वारा ये सुनवाई की जा सकती है ना। जी सर। तो जहाँ तक इस प्रकार का कोई रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस हैं ये इस तरह के मैटर, यहाँ होता क्या है कि इसमें एविडेंसेस तो आपकी मजिस्ट्रेट के द्वारा ही ले ली जाएगी, और जब उसे लगेगा सज़ा के पर्सन पे बात आएगी तो सज़ा के पर्सन पे भी वो मामले को जो है सत्र न्यायालय के समक्ष सज़ा का निर्धारण करने के लिए वहाँ भी उसे कमिट ही करना पड़ेगा, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि उसको पावर नहीं है। हाँ मेरे सामने सर इस सेक्शन का एक केस आया था। हाँ। उसमें एक्यूज को गिल्टी होल्ड कर दिया। अच्छा। गिल्टी होल्ड करने के बाद में मजिस्ट्रेट को लगा कि इसमें सजा थोड़ी ज़्यादा दी जाए। सेक्शन 324 है या 325 या फिर उसको एसडीएम साहब की बात भेज दिया मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में। इसमें उसको 3 साल की सजा तो उसने करके दे दिया कि इसकी सजा कम है, ये ज़्यादा बनती है, इसलिए इसको आपको स्कोर किया जाता है। तो उसमें 7 साल की सजा की थी फिर सीजन साहब ने। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जहाँ तक आपकी सज़ा का स्तर है वहाँ तक तो आप सज़ा दे सकते हैं, सुनवाई आप कर रहे हैं अच्छे से। लेकिन यदि आपको ऐसा लग रहा है कि सज़ा का मापमान जो है उस लेवल का होना चाहिए, तो फिर वो इस निर्देश के साथ जो है, इस नोटिंग के साथ पत्रावली को जो है वो सक्षम न्यायालय के समक्ष भेज सकते हैं कि साहब देखो यहाँ तक तो हमने गाड़ी खींच ली, अब आपके मेरी राय में सज़ा का जो है स्तर जो है इसका इतना होना चाहिए जो मेरे बूते से बाहर है। तो फिर वो न्यायालय जो उस सज़ा को देने के लिए हकदार है वो उस पर जो है सज़ा सुनाए जाने के लिए वहाँ मामला, जैसा आपने खुद ही एग्जांपल दिया कि भाई 3 साल तक की उसे क्षमता थी और उसकी राय में सज़ा ज़्यादा दी जानी चाहिए थी, तो उसने मैटर को सीजीएम को रेफ़र कर दिया, है ना। जी सर। हाँ चलिए, तो लेट्स बैक। तो 226 में जो है वो 209 के तहत सुपुर्दगी के अनुसरण में न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है, तब अभियोजक अपने मामले का कथन अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोप का वर्णन करते हुए यह बताते हुए आरंभ करेगा कि वह अभियुक्त के दोष को किस साक्ष्य से साबित करने की प्रस्तावना करता है। सामान्यतः ये जो धाराएं हैं 225, 226 और 227, ये 3 धाराएं तो एक तरह से आप इन्हें मान के चले कि ये एकेडमिक सेक्शन हैं, इनको यहाँ किताब में पढ़ने के लिए अच्छी लग रही हैं, ये सुना जा रहा है, ठीक है। इन सब बातों के लिए न्यायालय में लोक अभियोजक के पास समय नहीं है। और 227 के मामले भी ऐसे हैं कि 227 के मामलों में भी आप खुशफहमी में रहते हुए डिस्चार्ज एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 227 आप अप्लाई ज़रूर कर दें कोर्ट के सामने, एक डेट लिंगर ऑन करने के लिए, 2 डेट लिंगर ऑन करने के लिए, साहब मुझे चार्ज पे बहस करनी है। लेकिन उन्मोचन रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस का मामला है, उन्मोचन करने के लिए कोर्ट जल्दी से तैयार नहीं होती है। आज इसी सेक्शन का एक मैटर हमारे पास था, कोर्ट के समक्ष हम हाजिर हुए। उसमें क्या था कि एक रेप का फर्जी केस किसी व्यक्ति पर लगाया गया, एक्स नाम के। उसकी इन्वेस्टिगेशन में जो आईओ थे, आईओ ने घालमेल करके उल्टी सीधी इन्वेस्टिगेशन करके उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया। उसने उच्चाधिकारियों से मिला, पुलिस के उच्चाधिकारियों से मिला, तो फिर उसकी जांच जो है वो क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई। क्राइम ब्रांच में दूसरे आईओ ने जांच की, तो दूसरे आईओ ने ये पाया कि मामला जो है वो सही नहीं है, फर्जी है। लेकिन दूसरे आईओ ने क्या करा, सारा कुछ करते हुए उन्हें क्या करना चाहिए था, परफॉर्मा पे बाकायदा फाइनल रिपोर्ट एफआर भेजनी थी। उन्होंने एफआर ना भेज के क्या लिख के भेज दिया कि बस इन्हीं तथ्यों के साथ विवेचना समाप्त की जाती है, ठीक है। तो 2 वर्जन कोर्ट के सामने हैं।
एक वर्जन जो है वो पहली है चार्जशीट है, दूसरा वर्जन ये है कि क्राइम ब्रांच ने सारे साक्ष्यों का दोबारा रिवाइज किया उनको, तो उसने पाया कि मामला नहीं बन रहा है। लेकिन मामला नहीं बन रहा है तो उसका एक स्पेसिफिक परफॉर्मा होता है। आप लोग जानते होंगे कि चार्जशीट का एक परफॉर्मा होता है और एफआर का दूसरा परफॉर्मा होता है, ठीक। तो उसने वो रिपोर्ट जो उसे बनानी चाहिए थी, जिस परफॉर्मे पे वो भेजा जाना चाहिए था कोर्ट के सामने, वो परफॉर्मा नहीं आया। केवल एक मत आ गया कि मामला फर्जी है। अब कोर्ट के सामने बड़े खुश हो गए, हमने 227 पे आर्ग्यू किया, और ये आर्गूमेंट्स जो है ये आज के नहीं है, ये कई जजों के सामने हो चुके हैं। तो कई जजों ने लिंगर ऑन करते 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 हाँ ऑर्डर करेंगे करेंगे करेंगे। आज नए जज साहब के सामने ये इसी बात को उठाया गया, तो नए जज साहब ने क्लियर कट ये पूछा कि ये बताओ आप, इसमें चार्जशीट तो है? हाँ जी चार्जशीट है। वो गलत है, सही है, साक्ष्य झूठे हैं, सच्चे हैं, ये तो ट्रायल में पता चलेगा, ठीक है। अब हमने कहा सर सेशन इसमें जो क्राइम ब्रांच की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें हमारे खिलाफ़ कुछ नहीं मिला, हमें उसमें ये कहा गया है कि हमारे खिलाफ़ मामला नहीं बन रहा है। तो कोर्ट ने कहा कि इसकी 169 की रिपोर्ट कहाँ है ये बताइए आप। चलिए, आपका मेरे पास पूरी केस डायरी है, पहले वाली भी, चार्जशीट वाली भी और बाद वाली भी, जिसमें आपको ये कहा जा रहा है कि आपके खिलाफ़ मामला नहीं बन रहा है। लेकिन उसकी 169 की जो रिपोर्ट परफॉर्मे पे आनी चाहिए थी वो कहाँ है? वो आईओ गच्चा मार गया, आईओ ने, उस सेकंड आईओ ने भी नहीं लगाई उसको। तो कोर्ट ने कहा कि देखिए मेरे सामने मामला, मैं इसमें आपको किसी भी अवस्था में डिस्चार्ज नहीं करने जा रहा हूँ, डिस्चार्ज नहीं करूँगा। और आप चाहें तो हाई कोर्ट से कुछ रिलीफ ले सकते हो तो वहाँ से ले लीजिए, अदरवाइज़ मैं तो चार्ज फ्रेम करूँगा, ट्रायल में सुनूंगा, आपके गवाह आपके खिलाफ़ झूठे हैं सच्चे हैं, उसके बाद देखा जाएगा कि आप बरी होते हैं कि आपको सज़ा होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 225, 226 और 227 ये 3 धाराएं इस अध्याय 18 की केवल एकेडमिक इन धाराओं को मान के चलिए। इनसे आपको बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल कुछ कोर्ट में मिलने वाला नहीं है। हाँ, आपके एग्ज़ाम में आएगा तो आपको बाकायदा 225, 226, 27 लिखते हुए चलना है आगे। क्लियर है भाई यहाँ तक? सर बिल्कुल क्लियर है सर, लेकिन एक सवाल और है जी। जब जज साहब के सामने वो सिचुएशन आई जो आप केस बता रहे थे, अपॉन दैट सिचुएशन वो जज साहब उसको पुलिस के पास या आईओ को, जो क्राइम ब्रांच का जो भी था, तो उनसे प्रॉपर रिपोर्ट के लिए कि भाई आपने जो रिपोर्ट दी ये प्रॉपर नहीं है, ना आपने इसको कैंसिल किया है, ना आपने इसमें चार्जशीट दी है, तो क्या उसको पुनः भेज सकता है? देखिए, भेजने को तो कोर्ट भेज दे, लेकिन ये आजकल के जो कोर्ट के हालात हैं वो ज़्यादा पंगे में नहीं पड़ना चाहते। वो बिल्कुल जैसे वो होता है ना, यहाँ ऐसे पट्टी बंदी होती है और वो चक्कर काटने होते हैं। तो माननीय न्यायालयों की स्थिति भी ऐसी बनी हुई है कि उनको अपना नौकरी बचाओ अभियान है, ज़्यादा पंगा मत लो, अपना आपके सामने जो मैटर आया है उस पर चार्ज लगाओ, एविडेंस कराओ, आपको एविडेंस मिल रही है कंटेस्टेड सज़ा कर दो, हॉस्टाइल मिल रही है तो बरी कर दो। कंटेस्टेड केस में बरी होना आज की डेट में मतलब कि हाथी का पाँव है। कंटेस्टेड केस में जहां आप बहुत अच्छे से मैटर निकाल के लाए हो, तो क्या होता है कि जो झुकाव है वो नॉर्मली कोर्ट्स का जो है, एक तो प्रो गवर्नमेंट हो गया, प्रो स्टेट हो गया, और दूसरा ये हो गया कि अगर कंटेस्टेड केस में कोर्ट किसी को बरी कर रहा है तो इसकी भनक जो है वो हाई कोर्ट तक जाती है, और हाई कोर्ट तक के कान खड़े होते हैं कि भाई ये कंटेस्टेड केस में अगर बरी हुआ है बंदा तो कहीं ना कुछ हो सकता है कि इलीगल ट्रांजैक्शंस कुछ हुए हों। तो इस तरह की एक खुद मतलब जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं फ़िलहाल, कौन है, क्या नाम है भाई चीफ साहब का? DY चंद्रचूड़। हाँ, तो DY चंद्रचूड़ साहब ने कई बार लिटरली बोला है कि भाई आप ये जो हाई कोर्ट्स के विषय में बोला है कि आपकी जो निचली अदालतें हैं वो आप लोगों से भयभीत हुई बैठी हैं, आप उन्हें भयभीत क्यों करे हैं? वो तो सर उस केस में आया था जो एक बेल मैटर था, जिस जज को वापस ट्रेनिंग में भेजा था, यूपी का वो केस था। हाँ, तो इसमें बेल नहीं दी थी। हाँ, अब हो ये रहा है कि आप चूँकि हरियाणा में प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप भी अपने यहाँ का हालात देख रहे होंगे।
हम यूपी में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम भी आगे हालात देख रहे हैं। यहाँ एक तरह से जो सेशन कोर्ट है बेल के मामलों में उनके हालात कुछ ऐसे हो गए हैं जैसे कि मजिस्ट्रेट कोर्ट के हालात हैं। जैसे मजिस्ट्रेट कोर्ट के यहाँ ये होता है ना कि अगर मामला बेलेबल है तो बेल मिल जाएगी और नॉन बेलेबल है तो बेल खारिज हो जाएगी, है ना। बिल्कुल डिट्टो सेशन कोर्ट ने भी एक अपनी सीमा रेखा, एक दायरा बना लिया कि भाई इन मामलों की बेल आ रही है, जो माइनर से मामले हैं उनकी बेल मेरे पास आ रही है तो बेल मिल जाएगी। और जो हीनियस मामले हैं उनमें फैक्ट क्या आ रहे हैं, प्राइमा फेसी क्या नज़र आ रहा है, किसके फेवर में आ रहा है, आप कैसी बहस कर लो, कितनी कूद फांद कर लो, आपको हाई कोर्ट के लिए एक सर्टिफिकेट मिलेगा, रिजेक्शन ऑर्डर लो और हाई कोर्ट चले जाओ। इन वजहों से क्या हो रहा है कि हाई कोर्ट पे अनड्यू बर्डन भी बढ़ रहा है। आप ये मान के चलिए कि 75 ज़िले हैं यूपी के अंदर और 75 में से कुछ ज़िले लखनऊ बेंच देखती है, बाकी वहाँ 8-10 ज़िले मुश्किल से होंगे। एक्चुअली मुझे ध्यान नहीं है कि लखनऊ बेंच को कितने ज़िले आवंटित हैं, लेकिन बाकी जो 65 ज़िलों के आसपास हैं वो प्रयागराज हाई कोर्ट, हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट देखता है। तो यहाँ का सारा बर्डन जो है बेल का, छोटे छोटे मामलों का हाई कोर्ट ओवर बर्डन हुआ पड़ा है। वहाँ जो बेल पहले 15-20 दिन में नंबर पे आ जाया करती थी, वहाँ महीनों लग रहे हैं। अब क्या करें, नंबर नहीं आ रहा। एक कोर्ट में 200 बेल लगी हुई है, साहब कितना सुन पाते हैं, 150 तक सुन लिया, 50 फिर आपके आगे बढ़ गई, अगले दिन का फ्रेश और पिछले दिन का बैकलॉग। तो बड़ा टेढ़ा मामला है। फिर अर्नेस्ट कुमार असिस्टेंट ऑफ बिहार का, हमारे यहाँ तो अर्नेस्ट को बहुत फॉलो अप लेते हैं। जैसा आप 420 में भी स्टैंड बेल करते हैं, हाँ, आयु को डायरेक्ट कर देते हैं कि इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कराओ और रिलीज करो इनको। हाँ, नहीं यहाँ मामला थोड़ा टेढ़ा है हमारे यहाँ। चलिए 227 आपको समझ आ गया भाई। 226 में आपको ये बताया गया कि कमिटल से आपको फाइल प्राप्त होगी, मुलजिम सामने आएगा, उसके खिलाफ़ क्या मामला बन रहा है कोर्ट को हम बताएंगे। कोर्ट 227 में ये विचार करेगा, ये कह रहा 227 डिस्चार्ज, 227 में डिस्चार्ज है, ध्यान रखिएगा। ये कहेगा इफ़ अपॉन कंसिडरेशन ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द केस एंड द डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड देयरविद एंड आफ्टर हियरिंग द सबमिशन ऑफ द एक्यूज्ड एंड द प्रोसिक्यूशन इन दिस बिहाफ the judge considers that there is not sufficient ground for proceeding against the accused, he shall discharge the accused and record his reasons for so doing। तो 227 कह रहा है कि जब मामला रखा गया 226 में कोर्ट के सामने, तो फिर 226 में जब कोर्ट ने देखा, इसने देखा कि जब मामले के अभिलेख और उसके साथ दी गई दस्तावेजों पर विचार करने पर इस निमित्त अभियुक्त और अभियोजन के निवेदन की सुनवाई कर लेने के पश्चात न्यायाधीश यह समझता है कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, तो वो उसको क्या करेगा, डिस्चार्ज कर देगा। ठीक है भाई। आप एक बात बताइए, आपको कोई चीज़ बनाने के लिए जो पर्याप्त मटेरियल चाहिए, अगर आपके पास वो मटेरियल ही नहीं है तो आप उस चीज़ की विरचना कैसे कर पाओगे। तो 227 ये कह रहा है कि जब चार्ज फ्रेम करना है और चार्ज फ्रेम करने के लिए आपके पास मटेरियल रिकॉर्ड पे नहीं है, तो तब आप क्या करेंगे, डिस्चार्ज कर दीजिए उसको और अपना वैसा डिस्चार्ज करने के ऑर्डर के रीजनिंग लिख दीजिए, कारण लिख दीजिए उसके। इज दैट क्लियर? यस सर। गुलशेर समझ आ रहा है बेटा सेशन ट्रायल कुछ? गुलशेर सुन पा रहे हो भाई? यस सर। हाँ सर अच्छे समझ में आ रहा है। बहुत बढ़िया। अब अगला जो स्टेज है 228 बात करता है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। ठीक है, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, चूँकि हमने अभियुक्त को डिस्चार्ज नहीं किया 227 में, इसलिए मामला 228 में आएगा। यदि हमने 227 में डिस्चार्ज कर दिया तो वो सेशन ट्रायल वहीं नमस्ते हो जाएगी उसकी, उस सेशन ट्रायल की जो फाइल है वो क्लोज हो जाएगी, दाखिल दफ्तर हो जाएगी। लेकिन चूंकि हमने 227 में डिस्चार्ज नहीं किया, इसलिए हमारा अगला स्टेप जो है 228 है। और 228 बात करता है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज की। ये कह रहा है कि नंबर 1 कह रहा है इसका, धारा 1 228 की, इफ़ आफ्टर सच कंसिडरेशन एंड हियरिंग एज अफोरसेड
the judge is of opinion that there is ground for presuming that the accused has committed an offence which, तो जब 227 में आपने छोड़ा नहीं, 228 में चूँकि आपको ये लग रहा है कि नहीं मामला हमारे पास पर्याप्त आधार है, इसको उन्मोचित नहीं करेंगे, इसको हम आरोप की विरचना करेंगे, तो ये कह रहा है कि ए इज नॉट एक्सक्लूसिवली ट्रायल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, ही मे फ्रेम ए चार्ज अगेंस्ट द अक्यूज्ड एंड बाय ऑर्डर ट्रांसफर द केस फॉर ट्रायल ऑफ द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एनी अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास and direct the accused to appear before the chief judicial magistrate or, as the case may be, the judicial magistrate of the first class on such date as he deems fit, and thereupon such magistrate shall try the offence in accordance with the procedure for the trial of warrant cases instituted on a police report. तो जब आपने ये विचार किया कि भाई मामला तो बन रहा है, लेकिन आपको मटेरियल देखने के बाद आपको ये लगा कि जो मामला है वो एक्सक्लूसिवली सेशन के द्वारा सुनने योग्य है ही नहीं, तब कह रहा है कि अनन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं है, तो वह अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित कर सकता है और आदेश द्वारा। तो क्या करेगा कि आरोप की विरचना तो कर देगा और आदेश द्वारा उसे क्या करेगा, मामले को विचारण के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को आमंत्रित कर सकता है। उसको 209 में कमिट हुआ था, 209 में कमिट के बाद उसको लगा कि नहीं यार ये एक्सक्लूसिव मैटर नहीं है जो मेरे द्वारा सुना जाए, ये सत्र न्यायालय सोच रहे हैं यहाँ, तो वो उस मामले को 228 सबसेक्शन 1 क्लोज ए के अकॉर्डिंगली उसको वापस भेज देगा कि भाई इसे आप ही सुनेंगे, मेरे सुनने लायक नहीं है। वो सीजीएम को भेज दे या फिर किसी अन्य मजिस्ट्रेट को भी भेज सकता है डायरेक्टली। इज दैट क्लियर? यस सर। एक बार सर क्लेरिफाई करना चाहूँगा जी। जैसे सपोज दैट कई सारे सेक्शंस में जिनमें एक सेशन ट्रायल है और केस को कमिट कर दिया आफ्टर परयूजल ऑफ द चार्ज शीट फाइल्ड बाय द पुलिस, अगर जैसा आपको ये लगता है कि ये सेक्शन इसमें जो जिस के कारण इसको कमिट किया गया है सब सेक्शन नॉट मेड आउट, Yes, और सेक्शन सो एंड सो सब सेक्शन नॉट मेड आउट और सो एंड सो सेक्शन आर मेड आउट अगेंस्ट द अक्यूज्ड एंड केस बी रिमांडेड टू ट्रायल कोर्ट और सीजीएम और द जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। बिल्कुल समझ आया भाई आप लोगों को? बाकी क्लास मेंबर्स, मुग़ल आज़म जी ने बहुत अच्छे से बताने का प्रयास किया। किसी को कोई डाउट हो, कुछ समझ ना आ रहा हो तो बताएं। सर वो एक थोड़ा इनकम्प्लीट रहेगा, वो कंप्लीट करना चाहूँगा। जी प्लीज़। तो जो ट्रायल कोर्ट होगी वो ट्रायल कोर्ट जो सेशन कोर्ट ने सेक्शंस डिलीट करके या अल्टर करके रिमांड किया केस को, वो सिर्फ उन्हीं में चार्ज फ्रेम करेगी या अपना भी विवेक का इस्तेमाल करेगी? देखिए विवेक का इस्तेमाल तो एक तरह से जब उनके जो सत्र न्यायालय है, चूँकि वो सत्र न्यायालय बॉस है और बॉस ने अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए फाइल को रिमांड किया है ना, जी सर। तो उनके लिए बहुत ज़्यादा कुछ बचता नहीं है। और जबकि ये कहा जा रहा है कि आरोप की विरचना भी जो है वो सत्र न्यायालय ही करके भेज रहा है। तो जो सेक्शंस में ऑनरेबल सेशन कोर्ट ने चार्ज बना के भेजा उसी में फ्रेम करके ट्रायल चलाया जाए। बस आप जो है उसी पे परस्यू करिए, आगे बढ़िए। ठीक है सर। हाँ चलिए, तो ये समझ आ गया भाई, पार्ट ए समझ आ गया है नु? यस सर। क्या समझ आया पार्ट ए? एक बार बता दीजिए आप। जी है नु? सर ये अगर सेशन कोर्ट में अगर वो एक्सक्लूसिव नहीं है तो जो
एक्यूज्ड है उसके ट्रायल को सर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को। और अगर कोई और अन्य मैटर है तो उसको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जैसा वो ठीक समझे। हाँ, ये सत्र न्यायालय का स्वयं विवेक है कि वो सीजीएम को भेजे या किसी अन्य, हाँ वो भेज देगा उसको कि आप सुनिए इसे। और बी कह रहा है कि इज एक्सक्लूसिवली ट्रायल बाय द कोर्ट ही शैल फ्रेम इन राइटिंग ए चार्ज अगेंस्ट द एक्यूज। और उपधारा जो इसकी सब क्लोज बी कह रहा है उपधारा 1 का, वो कह रहा है कि यदि एक्सक्लूसिवली ट्रायल बाय सेशन कोर्ट ही है तो फिर वो क्या करेगा, अभियुक्त के विरुद्ध चार्ज फ्रेम करके कार्रवाई आगे बढ़ाएगा। और इसकी उपधारा 2 कह रही है कि वेयर द जज फ्रेम्स एनी चार्ज अंडर क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1 द चार्ज शैल बी रेड एंड एक्सप्लेन्ड टू द एक्यूज and the accused shall be asked whether he pleads guilty of the offence charged or claims to be tried। तो उपधारा 2 कह रही है, ये बड़ी ध्यान से समझने लायक बात है। जब आप फ्रेमिंग ऑफ चार्ज का आपका सवाल आता है, भैया ध्यान रखिएगा, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज का अगर आपके पास सवाल आ रहा है तो आपको उपधारा 2 का भी कंप्लेंस वहाँ बताना पड़ता है। उपधारा 2 क्या कह रहा है कि जहाँ न्यायाधीश उपधारा 1 के खंड 6 के अधीन कोई आरोप विरचित करता है वहाँ वह आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया और समझाया जाएगा और अभियुक्त से यह पूछा जाएगा कि क्या वह उस अपराध का जिसका उस पर आरोप लगाया गया है दोषी होने का अभियोजन करता है या वो विचारण किए जाने का दावा करता है। तो जब आप फ्रेमिंग ऑफ चार्ज करें एग्ज़ाम हॉल के अंदर तो आप उपधारा 2 का भी कंप्लायंस करें। उसमें आप चार्ज नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग कि चार्ज तो फ्रेम कर देते हैं और बस चार्ज फ्रेम करके नीचे XYZ सिग्नेचर मारे और छुट्टी करी। तो वहाँ आपका जो उत्तर है वो टेक्निकली साउंड नहीं है उतना, जब तक कि आप उपधारा 2 की बात ना करें। आप सारा चार्ज फ्रेम करने के बाद नीचे आप लिखें कि उपरोक्त चार्ज अभियुक्त को पढ़कर सुनाया गया और अभियुक्त से पूछा गया कि क्या वो इस अपराध को स्वीकार करते हैं या वो इसका परीक्षण चाहते हैं। और अभियुक्त सामान्यतः 99.99% में क्या करता है, अभियुक्त जो है आरोप को डिनाई करता है और परीक्षण की मांग करता है। ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस होते हैं कि जहाँ व्यक्ति कहे कि हाँ सर आई एम जो है क्या करता है, प्ली ऑफ गिल्टी कर रहा हूँ मैं। ठीक, अब अगली जो धारा है 229 है। 229 तब पिक्चर में आएगी जब उपधारा 2 में जो बात बताई गई है और उसमें उसने प्ली ऑफ गिल्टी कर लिया तो 229 का नंबर आएगा। 229 कह रहा है कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी, दोषी होने के अभियोजन पर जो है क्या कन्विक्शन, क्या कह रहा है, इफ़ द एक्यूज प्लीड्स गिल्टी द जज शैल रिकॉर्ड द प्ली एंड मे इन हिज डिस्कशन कन्विक्ट हिम देयर ऑन। वो कह रहा है कि जहाँ 229 में 228 की जो उपधारा 2 हम पढ़ के आए हैं, यदि उसमें आपने प्ली ऑफ गिल्टी कर लिया, आपने मतलब जो एक्यूज है उसने, तो 229 में कोर्ट क्या करेगा, यदि अभियुक्त दोषी होने का अभियोजन करता है तो न्यायाधीश उस अभिभाग को लेखबद्ध करेगा, उसके दोषी होने के अभियोजन को रिकॉर्ड करेगा। ठीक, और उसके आधार पर उसे विवेकानुसार दोष सिद्ध कर सकता है। यहाँ चूँकि मे शब्द आया है, इंग्लिश में मे वर्ड आया है, तो इसका मतलब हिंदी वर्जन में भी बाकायदा लिखा हुआ है स्व विवेक अनुसार। तो गिल्टी होल्ड होने पर भी न्यायालय को ये राइट है कि वो या तो उसे कन्विक्टेड करे, और यदि उसे ऐसा लग रहा है कि ये बंदा जो प्ली ऑफ गिल्टी कर रहा है ये स्वतंत्र नहीं है इसका प्ली ऑफ गिल्टी, तो तब भी ऑनरेबल कोर्ट जो है वो परीक्षण को आगे बढ़ा सकते हैं, एविडेंस की डिमांड कर सकते हैं। मे का मतलब तो यही हुआ ना, अगर यहाँ शेल होता तो शेल में तो कोर्ट ड्यूटी बाउंड हो जाता, फिर तो कोर्ट को उसको सजा ही सजा करनी होती। लेकिन अब इस 229 के गुजर जाने के बाद यदि कोर्ट को लगा कि नहीं कन्विक्टेड करने लायक है अभिवचन इसका, तो कन्विक्ट कर देगा।
यहाँ कन्विक्ट अगर 229 में कर दिया तो यहाँ सेशन ट्रायल समाप्त हो जाएगा, फिर आगे सेशन ट्रायल चलाने की आवश्यकता नहीं है। यदि 229 वाली अवस्था में उसको गिल्टी होल्ड नहीं करता कोर्ट, या 228 की उपधारा 2 में व्यक्ति नहीं गिल्टी करता, वो ट्रायल की मांग करता है, तो मामला 230 में चला जाएगा। और 230 क्या बात करता है भाई? डेट फॉर प्रोसिक्यूशन एविडेंस। आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि मामला काहे में चल रहा है, कि मामला एविडेंस में चल रहा है, प्रोसिक्यूशन एविडेंस में चल रहा है। शॉर्ट फॉर्म PE लिख लेते हैं हम अपनी डायरीज में, प्रोसिक्यूशन एविडेंस। तो ये 230 है CRPC का, जो उस PE को बल प्रदान करता है। ये कह रहा है डेट फॉर प्रोसिक्यूशन एविडेंस। ये कह रहा है इफ़ द एक्यूज रिफ्यूजेज टू प्लीड और डज नॉट प्लीड और क्लेम्स टू बी ट्राइड और इज नॉट कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 229। देखिए सारी बातें यहाँ बता दी गई हैं। द जज शैल फिक्स अ डेट फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस एंड मे ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन इशू एनी प्रोसेस फॉर कंपेलिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी विटनेस और द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट और अदर थिंग। देखिए 230 कितनी सुंदर बात बता के चल रहा है। ये कह रहा है कि यदि अभियुक्त अविवेचन करने से इनकार करता है, प्ली ऑफ गिल्टी नहीं करे, उसने मना कर दिया, या अभिवेचन नहीं करता है, या विचारण किए जाने का दावा करता है, ठीक है, और या 229 के अधीन सिद्ध दोष नहीं किया जाता है। मैंने बताया कि 229 में कोर्ट को ये डिस्कशनरी पावर है कि वो अभिवचन पर चाहे तो दोष सिद्ध कर दे, और चाहे तो अभिवचन होने के बावजूद भी मामले को 230 में ले जाए। कोर्ट को लग रहा है कि नहीं भाई इसका अभिवचन ठीक नहीं है, ये गिल्टी जो कर रहा है, ये प्ली ऑफ गिल्टी जो कर रहा है, ये मुझे नहीं लगता कि ये सही कर रहा है, तो तब भी मामला 230 में चला जाएगा। और मामला काहे में जाएगा? अभियोजन के साक्ष्य के लिए लग जाएगा। और फिर साक्षी को बुलाने का सबसे जो बात बताई गई है, वो बात बताई गई है कि न्यायाधीश साक्ष्यों की परीक्षा करने के लिए तारीख नियत करेगा, और अभियोजन के आवेदन पर किसी साक्षी को हाजिर होने या कोई दस्तावेज या अन्य चीज़ पेश करने को विवश करने के लिए कोई आदेशिका जारी कर सकता है। कोई आदेशिका से क्या मतलब है कल्पना? सम्मन या वारंट? सम्मन करे, वारंट करे, 82 करे, 83 करे, सारी सब पावर हैं कोर्ट को। हम सामान्यतः ये मान के चलते हैं कि वारंट जो है एक्यूज के ही होते हैं, लेकिन नहीं, वारंट जो है वो एक्यूज के भी हो सकते हैं, विटनेस के भी हो सकते हैं, कंप्लेनेंट के भी हो सकते हैं, किसी के भी हो सकते हैं। तो वहाँ पर्सन शब्द है, ये ध्यान रखिए। सवाल कई बार प्रीलिम्स में पूछा हुआ है, और अक्सर अति उत्साह में जो हमारे साथी हैं वो एक्यूज को टिक कर आते हैं कि जो है वारंट तो एक्यूज के ही होते हैं। भाई वहाँ वारंट में जो है एनी पर्सन शब्द आया हुआ है, तो पर्सन में सब आ जाएंगे। ठीक है जी, 230 तक क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी? अब अगले सेक्शन जो है 231, ये कह रहा है एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन। 230 में तो एविडेंस के लिए तारीख फिक्स की गई है, और 231 में एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन की बात की गई है, जिसकी दो उपधारा हैं। उपधारा एक कह रही है इसकी कि ऑन द डेट सो फिक्स्ड द जज शैल प्रोसीड टू टेक ऑल सच एविडेंस एज मे बी प्रोड्यूस्ड इन सपोर्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन। और उपधारा दो कह रही है कि द जज मे इन हिज डिस्क्रिप्शन परमिट द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ एनी विटनेस टू बी डेफर्ड until any other witness or witnesses have been examined or recall any witness for further cross examination। तो 231 कह रहा है कि ऐसे नियत तारीख पर न्यायाधीश ऐसा सब साक्ष्य लेने के लिए अग्रसर होगा जो अभियोजन के समर्थन में पेश किया जाए। और उपधारा 2 कह रही है कि न्यायाधीश स्व विवेक अनुसार किसी साक्षी की प्रतिपरीक्षा तब तक के लिए जब तक किसी अन्य साक्षी या साक्षियों की परीक्षा न कर ली जाए स्थगित करने की अनुज्ञा दे सकता है, या किसी साक्षी को अतिरिक्त प्रतिपरीक्षा के लिए पुनः बुला सकता है। देखिए कई बार एविडेंस आती है, एग्जामिनेशन इन चीफ हो जाता है। एग्जामिनेशन इन चीफ होने के बाद मान लीजिए
जो डिफेंस लॉयर है वो 2 सवाल पूछ के कहेगा सर अभी पत्रावली मेरी तैयार नहीं है या मुझे कुछ और तैयारी करनी है, तो उसको आप जो है वो डेफर्ड कर दी जाती है नेक्स्ट डेट के लिए, है ना। और वैसी अवस्था में जो है किसी अन्य साक्षी की प्रतिपरीक्षा, अतिरिक्त प्रतिपरीक्षा के लिए भी उसे बुलाया जा सकता है। मान लीजिए कोई साक्षी जिसकी एविडेंस हो चुकी है तो उसका री एग्जामिनेशन भी हो सकता है ना। जब हम एविडेंस एक्ट पढ़ेंगे तो वहाँ एग्जामिनेशन इन चीफ, है ना, और क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन, ये 3 प्रकार की परीक्षाएं हम विटनेसेस की पढ़ते हैं एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग, और वही तीनों बात यहाँ बताई गई है, ठीक, कि उसकी मुख्य परीक्षा होगी और प्रति परीक्षा होगी और किसी साक्षी की पुनः परीक्षा भी हो सकती है। 231 में कोई डाउट भाई? अब बात आती है 232 एक्विटल की। ये कह रहा है कि आफ्टर टेकिंग द एविडेंस फॉर द प्रोसिक्यूशन, एग्जामिनिंग द एक्यूज्ड एंड हियरिंग द प्रोसिक्यूशन एंड द डिफेंस ऑन द पॉइंट, द जज considers that there is no evidence that the accused committed the offence, the judge shall record an order of acquittal। तो ये कह रहा है कि यदि संबंध विषय के बारे में अभियोजन का साक्ष्य लेने, अभियुक्त की परीक्षा करने और अभियोजन और प्रति परीक्षा को सुनने के पश्चात न्यायाधीश का यह विचार है कि इस बात का साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्त ने अपराध किया है, तो न्यायाधीश दोष मुक्ति का आदेश अभिलिखित करेगा। तो जब पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलता है तो 232 में उस एक्यूज को एक्विटल कर दिया जाता है, दोष मुक्त कर दिया जाता है। अगली सेक्शन है सर, फॉर वांट ऑफ नॉलेज प्लीज। जी, जैसे प्रोसिक्यूशन एविडेंस हो गई, अगर हॉस्टाइल है तो 313 डिस्पेंस करके और उसको एक्विटल कर दिया, तो क्या ये जरूरी है कि अगर इसमें थोड़ा कंटेस्टेड है और उसकी प्रॉपर क्रॉस एग्जामिनेशन हुई है, तो क्या इसमें वेदर की स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 313 सीआरपीसी भी रिकॉर्डेड और नॉट? नहीं, 313 का तो ये एक तरह से वो परंपरा निभानी है कोर्ट को, चाहे वो एक्विटल है चाहे वो कंटेस्टेड है। जब अभियोजन साक्ष्य अपना साक्ष्य समाप्त कर देता है तो उसके बाद अभियुक्त की परीक्षा 313 के अंतर्गत तो कोर्ट करती ही करती है। सर, मैंने थोड़ा जैसा मतलब ट्रायल्स के दौरान जो नोटिस किया है वो है कि कोई भी प्रोसिक्यूशन विटनेस, अगर जो मैटेरियल विटनेस है वो हॉस्टाइल हो जाता है तो कोर्ट उसको डायरेक्ट एक्विटल कर देते हैं और 313 की स्टेटमेंट नहीं कराते। वो एक लाइन लिख देते हैं, सेक्शन 313 डिस्पेंस्ड एट द प्रोसिक्यूशन विटनेस हॉस्टाइल। भाई देखो, आपके यहाँ हो सकता है कि कुछ अलग थोड़ा बहुत कार्यशैली में डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जहाँ तक हमारी यहाँ यूपी की प्रैक्टिस है और जहाँ तक हमने देखा है कि भले ही वो हॉस्टाइल विटनेस हो या कुछ हो, कि 313 का एक पुट तो रखा ही जाता है। 313 का बयान तो रिकॉर्ड करते ही करते हैं हमारे यहाँ, तो उसे डिस्पेंस नहीं करते हैं, ठीक है ना। मान लो 232 पे अगर कोई सवाल बनता है तो वे ऑफ क्वेश्चन क्या होगा? किसके बारे में? मान लो 232 सीआरपी से एक्विटल के ऊपर अगर मान लो सवाल बनता है और पूछा जाता है तो इसमें से क्या सवाल बन सकता है सर? सवाल कैसे, मतलब कि आप प्रीलिम्स के हिसाब से सवाल पूछ रहे हैं कि मेंस के हिसाब से सवाल? नहीं सर, प्रीलिम्स के हिसाब से। देखिए, प्रीलिम्स में तो वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि एक्विटल किस धारा में बताया गया है और 4 धाराएं दे देगा। उनमें से आपने 232 पढ़ी होगी तो सही टिक करेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो चवन्नी उछालेंगे, ठीक बात है ना। भाई प्रीलिम्स में तो ऐसे ही सवाल आते हैं ना भाई, आपसे सेक्शन का नॉलेज पूछ लेंगे, आपसे पूछेंगे भाई दोष मुक्ति सीआरपीसी किस धारा में बताई गई है, 4 धारा आपको ऑप्शन में दे देंगे। अब 4 में से अगर 232 आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो 232 का जवाब लगाएंगे आप, और नहीं तो ऊंच नीच हो ही जाती है प्रीलिम्स में, तो कई बार तो वहाँ सही जवाब होते हुए भी गलत हो जाता है। एक्चुअली क्या है, जैसे सेक्शन 235 है उसमें तो फाइनल डिसीजन है एक्विटल और कन्विक्शन, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट था कि अगर एक्विटल का स्पेशल पूछा जाता है तो 232 और एक्विटल और कन्विक्शन कंबाइंड पूछा जाता है तो सेक्शन 235। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए 233 बात कर रहा है एंटरिंग अपॉन डिफेंस, कह रहा है वेयर द एक्यूज इज नॉट एक्विटेड अंडर सेक्शन 232
he shall be called upon to enter on his defense and adduce any evidence he may have in support thereof. और उपधारा 2 कह रही है कि if the accused puts in any written statement the judge shall file it with the record. तो ये कह रहा है कि जहाँ अभियुक्त धारा 232 के अधीन दोषमुक्त नहीं किया जाता है वहाँ उससे अपेक्षा की जाएगी कि वह अपनी प्रतिरक्षा आरंभ करे और कोई भी साक्ष्य जो उसके समर्थन में उसके पास हो उसे प्रस्तुत करे, पेश करे। ठीक है। और उपधारा 2 कह रही है 233 की, यदि अभियुक्त कोई लिखित कथन देता है तो न्यायाधीश उसे अभिलेख में भी फाइल करेगा। कोई रिटन स्टेटमेंट भी अभियुक्त दे सकता है अपने समर्थन में, तो वो भी रिकॉर्ड पे लिया जाएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 233 सब सेक्शन 2। और सब सेक्शन 3 कह रहा है कि इफ द एक्यूज अप्लाई फॉर द इशू ऑफ एनी प्रोसेस फॉर कंपेलिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी विटनेस और द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट और थिंग द जज शेल issue such process unless he considers for reasons to be recorded that such application should be refused on the ground that it is made for the purpose of vexation or delay or the defeating the end of justice। उपधारा 3 ये कह रहा है कि यदि एक्यूज जो है वो अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी को, किसी वस्तु को, किसी डॉक्यूमेंट को आहूत कराना चाहता है तो वो ऐसी एप्लीकेशन दे के कोर्ट से आदेशिका जारी करा सकता है। और न्यायालय को यदि ये लगता है कि ये जिस प्रकार की एप्लीकेशन दी जा रही है ये केवल और केवल न्यायालय का समय बर्बाद करने की दृष्टि से दी जा रही है या न्याय के उद्देश्य को विफल करने के उद्देश्य से दी जा रही है, तो तब ही उसको अपने कारण लिखते हुए वो ऐसी एप्लीकेशन को रिफ्यूज भी कर सकता है। डिस्क्रिशनरी पावर है कोर्ट के पास। इज दैट क्लियर? और अगला सेक्शन जो है 234 हिंदी में और अंग्रेजी में 234 सॉरी। तो ये कह रहा है आर्गूमेंट्स व्हेन द एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस इफ एनी फॉर द डिफेंस इज कंप्लीट द प्रोसिक्यूटर शैल सम अप हिज केस एंड द एक्यूज्ड और हिज प्लीडर शैल बी एंटाइटल्ड टू रिप्लाई प्रोवाइडेड दैट वेयर एनी पॉइंट ऑफ लॉ इज रेज्ड बाय द एक्यूज्ड और हिज प्लीडर the prosecution may, with the permission of the judge, make his submissions with regard to such point of law। तो बहस होगी 234 में सेशन के सामने परीक्षण में, सेशन ट्रायल में बहस का प्रावधान है। और ये कह रहा है कि जब प्रतिपरीक्षा के साक्षियों को यदि कोई हो, परीक्षा समाप्त हो जाती है तो अभियोजक अपने मामले का उपसंहार करेगा और अभियुक्त या उसका प्लीडर उत्तर देने का हकदार होगा। तो नॉर्मली जो प्लीडर है, जो प्रोसिक्यूटर है, वो अपनी बात को रखेगा और फिर जो डिफेंस है वो अपना जवाब देगा। और यदि अपने जवाब में डिफेंस ने कोई विधि का प्रश्न उठाया तो उस विधि के प्रश्न के ऊपर न्यायाधीश की अनुज्ञा से ऐसे विधि प्रश्नों पर अपना निवेदन कौन कर सकता है? प्रोसिक्यूटर जवाब देगा अगर कोई पॉइंट ऑफ लॉ उठाया जा रहा है तो। ठीक है भाई। अगला जो सेक्शन है 235 कह रहा है जजमेंट ऑफ एक्विटल और कन्विक्शन। तो कह रहा है आफ्टर हियरिंग आर्गूमेंट्स एंड पॉइंट्स ऑफ लॉ इफ एनी द जज शैल गिव अ जजमेंट इन द केस। और उपधारा 2 कह रही है इफ द एक्यूज इज कन्विक्टेड द जज शैल अनलेस ही प्रोसीड्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 360 हियर द एक्यूज ऑन द क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस एंड देन पास सेंटेंस ऑन हिम अकॉर्डिंग टू लॉ। तो 235 कह रहा है कि दोष मुक्ति या दोष सिद्धि का निर्णय, ये कह रहा है बहस और विधि का प्रश्न यदि कोई हो, सुनने के पश्चात न्यायाधीश मामले में निर्णय देगा, जजमेंट देगा। और उपधारा 2 कह रही है कि यदि अभियुक्त दोष सिद्ध किया जाता है तो न्यायाधीश उस दशा में के सिवाय जिसमें वह धारा 360 के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई करता है, दंड के प्रश्न पर अभियुक्त को सुनेगा और तब विधि के अनुसार उसके बारे में दंडादेश देगा। अगर कन्विक्टेड करने की दशा में कोर्ट जा रही है तो उसको गिल्टी होल्ड कर देगा और गिल्टी होल्ड करने के बाद सज़ा के प्रश्न पे सुनेगा कि बताइए कि सज़ा के विषय पे क्या कहना है। तो फिर सज़ा के प्रश्न पर सुनकर जो है वो अंतिम निर्णय उसमें कन्विक्शन का देगा। इज दैट क्लियर? और 236 कह रहा प्रीवियस कन्विक्शन। ये कह रहा कि इन ए केस where a previous conviction is charged under the provisions of subsection 7 of the section 211
and the accused does not admit that he has been previously convicted as alleged in the charge, the judge may, after he has convicted the said accused under section 229 or section 235, the evidence in respect of the alleged previous conviction, and shall regard a finding thereon, provided that no such charge shall be read out by the judge, nor shall the accused be asked to plead thereto, nor shall the previous conviction be referred to by the prosecution or in any evidence adduced by it, unless and until the accused has been convicted under section 229 और सेक्शन 235। तो पूर्व दोषसिद्धि के विषय में बात की जा रही है 236 में। पूर्व दोषसिद्धि क्या मायने रखती है सजा के प्रश्न पे? कुछ मामले ऐसे बताए गए हैं कि यदि कोई किसी व्यक्ति को पूर्व दोषसिद्धि हो रखी है और दोबारा वो रिपीट कर रहा है उन्हीं मामलों को, तो उसकी सज़ा में जो है क्या हो जाएगा, इन्हेंसमेंट हो जाता है। कहाँ बताया गया है? आईपीसी की कौन सी धारा में ये बात कही गई है? कल्पना, जी हाँ जी बोलो, आपकी आवाज़ नहीं आ रही कल्पना इधर। चलिए, सेक्शन 75 में ये बात बताई गई है। 75 कहता है कि यदि पूर्व दोषित व्यक्ति दोबारा दोषित किया जाता है, और उसमें 2 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 11 या 17, ये दोनों चैप्टर हैं उसमें, 12 और 17 सॉरी। तो उनको अगर रिपीटेडली कोई कन्विक्टेड हो रहा है तो उनको फिर इनहांस्ड जो है वो दंड मिलता है। तो वही पूर्व दोषसिद्धि की बात 236 कर रहा है। ये कह रहा है कि ऐसे मामले में जिसमें धारा 211 की उपधारा 7 के उपबंधों के अधीन पूर्व दोषसिद्धि का आरोप लगाया गया है और अभियुक्त यह स्वीकार नहीं करता है कि आरोप में किए गए अभिकथन के अनुसार उसे पहले दोषित किया गया था, न्यायाधीश उक्त अभियुक्त को धारा 229 या धारा 235 के अधीन दोषित करने के पश्चात अभिकथित पूर्व दोषसिद्धि के बारे में साक्ष्य ले सकेगा और उस पर निष्कर्ष अभिलिखित करेगा। परंतु जब तक अभियुक्त धारा 229 या 235 के अधीन दोषित नहीं किया जाता है, तब तक न तो ऐसा कोई आरोप न्यायाधीश द्वारा पढ़कर सुनाया जाएगा और न अभियुक्त से उस पर अभिवचन करने को कहा जाएगा, और न पूर्व दोषसिद्धि का निर्देश अभियोजन द्वारा या उसके द्वारा दिए गए किसी साक्ष्य में किया जाएगा। तो ये कह रहा कि जब 229 या 235 में गिल्टी होल्ड करने वाली बात आती है तभी पूर्व दोषसिद्धि का आरोप उठाया जाएगा, अदरवाइज पूर्व दोषसिद्धि का कोई मामला उसके खिलाफ जब तक उसे गिल्टी होल्ड ना कर दिया जाए तब तक उसकी पूर्व दोषसिद्धि का कोई मायने नहीं है। उसकी पूर्व दोषसिद्धि तभी स्टैंड करेगी जब उसको सब्सिक्वेंट केस में गिल्टी होल्ड कर दिया गया हो, चाहे 229 में कर दिया गया हो, चाहे 235 में कर दिया गया हो। क्लियर है भाई? जी, इज दैट क्लियर माय डियर? बिल्कुल सर। हाँ चलिए, 237 कह रहा प्रोसीजर इन केसेस इंस्टीट्यूटेड अंडर सेक्शन 199(2). 199(2) में क्या पढ़ के आए थे भाई हम? कुछ मामले ऐसे थे जिनमें सीधा सेशन न्यायालय में ही मामला संस्थित होता है। 199(2) में हम ये पढ़ के आए थे, ठीक है। तो उसके बारे में 237 बात कर रहा है। ये कह रहा है ए कोर्ट ऑफ सेशन टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 199 शेल ट्राई द केस in accordance with the procedure for the trial of warrant cases instituted otherwise than on a police report before a court of magistrate। तो ये कह रहा है कि जो सीधा संज्ञान सेशन न्यायालय लेगा वहाँ जो सुनवाई की जाएगी वो इस प्रकार की जाएगी। किस प्रकार? ये धारा 199 की उपधारा 2 के अधीन अपराध का संज्ञान करने वाला सेशन न्यायालय मामले का विचारण मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित किए गए वारंट मामलों के विचारण की प्रक्रिया के अनुसार करेगा। उस पर यहाँ वाली ये सेशन कोर्ट की प्रक्रिया लागू नहीं होगी, ठीक है। और प्रोवाइडेड कह रहा है कि प्रोवाइडेड दैट द पर्सन अगेंस्ट द whom the offence is alleged to have been committed shall, unless the court of session for reasons to be recorded otherwise directs, be examined as a witness for the prosecution। परंतु जब तक सेशन न्यायालय उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे
अन्यथा निर्देश नहीं दे देता है, उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध अपराध का किया जाना अभिकथित है, अभियोजन के साक्षी के रूप में परीक्षा की जाएगी। ठीक है। और उपधारा 2 कह रही है कि एवरी ट्रायल अंडर दिस सेक्शन shall be held in camera if either party thereto so desires or if the court thinks fit so to do। और ये कह रहा कि 199(2) के अधीन जो मामले सुने जाएंगे, वो कह रहा कि यदि विचारण में दोनों पक्षकारों में से कोई ऐसी वांछा करता है या यदि न्यायालय ऐसा करना ठीक समझता है तो उस धारा के अधीन प्रत्येक विचारण बंद कमरे में किया जाएगा। क्लियर है भाई? कैमरा प्रोसीडिंग जैसे केसेस में और हाँ केसेस में। हाँ, तो 199(2) में एक्चुअली वो मानहानि से संबंधित मसले हैं, तो वो उनको डायरेक्ट जो है उनका विचारण जो है वो सत्र न्यायालय करता है। मान लीजिए राष्ट्रपति की कोई मानहानि कर रहा है, गवर्नर महोदय की कोई मानहानि कर रहा है, संघ के किसी मंत्री की कर रहा है, स्टेट के किसी मंत्री कर रहा है। 199(2) में यही पढ़ा था हमने। तो वो चाह सकते हैं कि इस मामले को जो है इन कैमरा सुना जाए, पब्लिकली ना सुना जाए, तो यहाँ प्रावधान है इन कैमरा प्रोसीडिंग का भी। ठीक है भाई। उपधारा 3 कह रही है इसकी कि इफ इन एनी सच केस द कोर्ट डिस्चार्जेस और एक्विट्स ऑल और एनी ऑफ द एक्यूज्ड एंड इज ऑफ ओपिनियन दैट देयर वाज नो रीजनेबल कॉज फॉर मेकिंग द एक्यूजेशन अगेंस्ट देम और एनी ऑफ देम, इट मे बाय इट्स order of discharge or acquittal direct the person against whom the offence was alleged to have been committed other than the president, vice president or governor of a state or an administrator of a union territory to show cause why he should not pay compensation to such accused or to each or any of such accused when there are more than one। देखिए कह रहा है उपधारा 3 कि यदि ऐसे किसी मामले में न्यायालय सब अभियुक्तों को या उनमें से किसी को उन्मोचित या दोषमुक्त करता है और उसकी यह राय है कि उनके या उनमें से किसी के विरुद्ध अभियोग लगाने का उचित कारण नहीं था, तो उन्मोचन या दोषमुक्ति के अपने आदेश द्वारा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल या किसी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक से भिन्न उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध अपराध का किया जाना अभिकथित किया गया था यह निर्देश दे सकेगा कि वह कारण दर्शित करे कि वह उस अभियुक्त को जो या जब ऐसे अभियुक्त एक से अधिक हों तब उनमें से प्रत्येक को या किसी को प्रतिकर क्यों ना दे। तो कंपनसेशन का भी यहाँ प्रावधान है कि भाई किसी के विरुद्ध आपने मानहानि का केस चलाया तो इन लोगों को तो एक्सक्लूड किया है उसमें, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल, संघ क्षेत्र के प्रशासक, इन लोगों को नहीं शो कॉज नोटिस मिलेगा। इनसे अदर अगर कोई है उनको यहाँ शो कॉज नोटिस कोर्ट के द्वारा दिया जा सकता है यदि ऐसा मामला बन नहीं रहा है। क्लियर है भाई? सब सेक्शन 4 कह रहा है द कोर्ट शैल रिकॉर्ड एंड कंसिडर एनी कॉज विच मे बी शोन बाय द पर्सन सो डायरेक्टेड एंड इफ it is satisfied that there was no reasonable cause for making the accusation, he may, for reasons to be recorded, make an order that compensation to such amount not exceeding 1,000 rupees as it may determine be paid by such person so the accused or to each or any of them। और ये कह रहा है कि न्यायालय इस प्रकार निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा दर्शित किसी कारण को लेखबद्ध करेगा और उस पर विचार करेगा। यदि उसका समाधान हो जाता है कि अभियोग लगाने का कोई उचित कारण नहीं था तो वह 1,000 रुपये से अनधिक इतनी रकम का जितनी वह अवधारित करे, कंपनसेशन भी बहुत ज़्यादा है, 1,000 रुपये तक की रकम का कंपनसेशन है, जितनी वह अवधारित करे प्रतिकर उस व्यक्ति द्वारा अभियुक्त को या उनमें से प्रत्येक को या किसी को किए जाने का आदेश उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे दे सकेगा। ठीक है, कंपनसेशन का ऑर्डर यहाँ कर देगा। और उपधारा 5 कह रही है कंपनसेशन अवार्डेड अंडर सबसेक्शन 4 शैल बी रिकवर्ड एज इफ इट वर ऑफ फाइन इम्पोज्ड बाय अ मजिस्ट्रेट। और ये कह रहा है उपधारा 4 के अधीन यदि अधिनियत कोई प्रतिकर है तो उसे ऐसे वसूला जाएगा मानो वह मजिस्ट्रेट द्वारा अधिरोपित किया गया कोई जुर्माना हो। और नंबर 6 कह रहा है नो पर्सन who has been directed to pay compensation under subsection 4 shall by reason of such order be exempted from any civil or criminal liability in respect of the complaint made under this section।
और ये कह रहा है कि उपधारा 4 के अधीन प्रतिकर देने के लिए जिस व्यक्ति को आदेश दिया जाता है उसे ऐसे आदेश के कारण इस धारा के अधीन किए गए परिवाद के बारे में किसी सिविल या दांडिक दायित्व से कोई छूट नहीं दी जाएगी। वो ये नहीं कह सकता कि मुझे यहाँ मेरा कंपनसेशन यहाँ हो गया है, तो अगर कोई अन्य सिविल या फौजदारी कार्रवाई उस पर चल रही हो तो इस कंपनसेशन से वहाँ छूट नहीं प्राप्त कर लेगा वो। ठीक है। और इसका प्रोविजो कह रहा है धारा 6 का, प्रोवाइडेड दैट एनी अमाउंट पेड टू एन एक्यूज पर्सन अंडर दिस सेक्शन शैल बी टेकन इनटू अकाउंट इन अवॉर्डिंग कंपनसेशन टू सच पर्सन इन एनी सब्सिक्वेंट सिविल सूट रिलेटिंग टू द सेम मैटर। और ये कह रहा है परंतु अभियुक्त को इस धारा के अधीन दी गई रकम उसी मामले से संबंधित किसी पश्चातवर्ती सिविल वाद में उस व्यक्ति के लिए प्रतिकर अर्धनिर्णित करते समय हिसाब में ली जाएगी। मान लीजिए यहाँ कोई कंपनसेशन आपने प्राप्त कर लिया और इसी मैटर से संबंधित आपने कोई सिविल कोर्ट में भी मामला डाला हुआ है, तो ये आपके ये 1000 रुपये जो है वहाँ एडजस्ट किए जाएंगे अगर वहाँ आपको कोई अवार्ड मिलता है तो। ठीक है। और उपधारा 7 कह रही है कि द पर्सन हु हैज़ बीन ऑर्डर्ड अंडर सबसेक्शन 4 टू पे कंपनसेशन may appeal from the order in so far as it relates to the payment of compensation to the high court। और उपधारा 7 कह रही है कि उपधारा 6 के अधीन प्रतिकर देने के लिए जिस व्यक्ति को आदेश दिया जाता है वह उस आदेश की अपील जहाँ तक कि वह प्रतिकर के संदाय के संबंध में उच्च न्यायालय में कर सकता है। ठीक है भाई। और उपधारा 8 कह रही है कि व्हेन एन ऑर्डर फॉर पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू एन एक्यूज पर्सन इज मेड the compensation shall not be paid to him before the period allowed for presentation of the appeal has elapsed or if an appeal is presented before the appeal has been decided। और ये कह रहा है उपधारा 8 कि जब किसी अभियुक्त व्यक्ति को प्रतिकर दिए जाने का आदेश किया जाता है तब उसे ऐसा प्रतिकर अपील पेश करने के लिए अनुज्ञात अवधि के बीत जाने से पूर्व या यदि अपील पेश कर दी गई है तो अपील के निश्चित कर दिए जाने के पूर्व नहीं दिया जाएगा। तो वो कह रहा है कि जो अगर कंपनसेशन किया गया है तो कंपनसेशन में आप तब तक उसे कंपेल नहीं करेंगे कंपनसेशन देने के लिए जब तक कि उसका जो अपील का समय है वो एलैप्स ना कर जाए। और अगर उसने अपील दाखिल कर दी तो फिर अपील के डिसीजन तक आप उसे जो है वो कंपनसेशन देने के लिए प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं। तो मित्रों, आज की क्लास में हम लोगों ने अध्याय 18 देखने का प्रयत्न किया और इसमें हमने सेशन ट्रायल को शुरू से लेके 225 से 237 तक पढ़ा। उम्मीद करता हूं कि आपको सेशन ट्रायल अच्छे से समझ आया होगा। तो आज की क्लास को हम इन्हीं शब्दों के साथ विराम देते हैं। आप सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, शब्बा खैर, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।